सर हमने लास्ट क्लास में को बड़ी बेसिक बेसिक बातें की थी। और कोई खास चीज हमने नहीं पढ़ी थी लास्ट क्लास में, ऐसे ही था। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे सर कुछ खास चीजें। सर जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या वो हमें कहाँ से मिलेगी? एक तो आपके पोर्टल पे मिलेगी, शुरू की 7-8 क्लासेस आपको जो है वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन पोस्ट दिस आपको सारी क्लासेस आपके पोर्टल पे मिलेगी। अच्छा, कॉस्ट की बुक जो है वो प्रिंटिंग पे जा चुकी है और अगले वीक में किसी भी पॉइंट पे जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। कराची में भी अवेलेबल होगी, थ्रू आउट पाकिस्तान में अवेलेबल होगी। ठीक है, उसके अंदर अराउंड कोई 500 के करीब सवालात हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो एक ही किताब आपको लेनी है, उसमें पास पेपर्स भी हैं, उसमें सब कुछ है। ठीक है, मजीद आपको कुछ चीज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती, सीधी बात है। आप एक यूनिट भी नहीं बनाओगे तो कोई कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, इंटीरियर सिंध में आपकी बुक कहाँ से मिलेगी? ये थरपारकर से मिलेगी बेटा। यार जितने उसके स्टॉकिस्ट हैं आप देख लो, वही बुक के वहां से मिल जाएगी। ये भी नहीं पता कि उसके स्टॉकिस्ट कितने हैं। आई कैप की बुक एग्जांपल्स होंगी। देखो, आई कैप की किताब में जितनी भी एग्जांपल्स गिवन है ना, वो सारे पास पेपर्स हैं। ठीक है जी, और वो ऑलरेडी कवर्ड है हमारी किताब के अंदर। चले जी, नहीं क्लासेस की टाइमिंग चेंज नहीं हुई। शुरू की 1-2 क्लासेस जो है वो एडजस्ट करने में लगती हैं, लेकिन अभी आपका टाइम यही हुआ करेगा 12 से या 11:15 से लेके 1:30 बजे तक। ठीक है, यार ये नाम अपना चेंज कर ले भाई, एक तो ये चैट बंद करो यार। किसी आराम कोड ने जो है वो लिख दिया टीएसए से मिलेगी। ठीक है ना, ये गलत बात है। सबर कर जाओ यार, ये जरा मैं बंद कर दूं। ये कैसे बंद कैसे होगा? चलो जी, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सर हम सबसे पहले बात करेंगे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। ठीक है जी, सॉरी, हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग बिजनेस की। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या करेगा सर? ट्रेडिंग बिजनेस करेगा ये कि एक मार्केट से सामान उठाएगा और दूसरी मार्केट में ले जाके बेच देगा, ऐसा। तो क्या इसके पास आपको ऐसा खर्चा सुनने में आएगा? मटेरियल, लेबर नहीं, इसका एक ही खर्चा होगा। क्या चीज? परचेज कॉस्ट। कौन सी? परचेज कॉस्ट। अब और तो सुनना, मिसाल के तौर पे मैं दुबई से यहां पर जो है वो मोबाइल इंपोर्ट करता हूं। ठीक है जी, मोबाइल का एक यूनिट सर मैं दुबई से मंगवाता हूं, परचेज करता हूं से $50 का। कितने का? $50 का। परचेज प्राइस कितनी हो गई मेरी? एक मोबाइल का यूनिट कितने का आता है? ₹50 का। ठीक है जी, यहां ला के मैं पाकिस्तान में इसको बेचता हूं सर $80 में। कितने में? $80 में। बोर्ड पे देखना मेरे बच्चों, सर एक यूनिट आता कितने का है? 50 का। ठीक है जी, वीडियो इज इट विजिबल? यार थोड़ा सा इस तरफ करोगे वीडियो आ जाएगी। सारे मामला अब खत्म करो ताकि हम प्रॉपर तरीके से जो है वो बैठ के पढ़ लें। वीडियो भी नजर आ रही है? वीडियो नजर आ रही है, नहीं आ रही है? प्यारे बच्चों, क्या मेरी वीडियो नजर आ रही है? आ रही है। जिसको नहीं नजर आ रही होगी या तो मोबाइल से देख रहा होगा, ठीक है जी, या वो लैपटॉप में पता नहीं कुछ सेटिंग वेटिंग करनी होगी। सही आ रही है, सबको आ रही है इसका मतलब। ठीक है, सब कुछ ठीक है। लिंक पे क्लिक करें, नहीं तो वीडियो आगे नहीं चलेगी। हाँ जी, सर एक यूनिट हम खरीदते कितने का? 50 का। बेचते कितने में? ₹80 में। एक यूनिट खरीद के बेच के हमें नेट कितने रुपए बचते हैं? ₹30। मेरे बच्चों, जब हम पढ़ेंगे सिर्फ बोर्ड पे देखोगे, कोई बंदा लिखेगा नहीं, कोई बंदा बात नहीं करेगा, फोकस सिर्फ यहाँ पे होगा। मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा, पहले समझ लो फिर लिखते रहो। ठीक है, एक यूनिट में मंगवाता हूँ सर ₹50 का, और मैं उसको आराम से उठा के ₹80 में बेच देता हूँ। सर मुझे कितने रुपए बचते हैं? ₹30। ऐसा, इस ₹30 को मैं नाम दे रहा हूं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या नाम दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या नाम दे रहा हूं? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है जी? एक यूनिट
खरीदने का और बेचने का जो डिफरेंस है उसको हमने क्या नाम दे दिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी, इसको आम फैम अल्फाजों में मार्जिन भी कहते हैं, लेकिन हम कॉस्टिंग में उसको मुकम्मल नाम देंगे, क्या चीज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ऐसा। अब बताएं सर, मैं यहाँ सदर में ना एक दुकान लगा के बैठा हूं, ठीक है जी। इस दुकान का रेंट से मिसाल के तौर पर 3,60,000 रुपए, कितने, इसी 3,60,000 रुपए में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब मैं मालिक को देता हूं, 3,60,000 रुपए का मैं रेंट पे करता हूं। ठीक है जी। एक मोबाइल मैंने मंगवाया कितने का, 50 रुपए का, बेचा कितने में, 80 रुपए में, बचे कितने, 30 रुपए। सर मैंने 30 रुपए उठा के साइड पे रख दिए। ठीक है जी। दूसरा मोबाइल बेचा, कितने बचे मुझे, ये भी मैंने साइड पे रख दिए। ये साइड पे क्यों रख रहे हैं सर आप, सर मैं जमा कर रहा हूं, किसके लिए, ताकि मैं रेंट पे कर सकूं। मैं पैसे अभी घर लेके नहीं जा सकता जब तक के रेंट ना दे दूं। मुझे बताओ मैं रेंट कवर करने के लिए कितने मोबाइल फोन्स बेचूंगा, कितने मोबाइल बेचूंगा मैं, 12,000 सेट आपको बेचने पड़ेंगे, 12,000 सेट आपको बेचने पड़ेंगे ताकि आप अपना रेंट पे कर सकें। अब बताएं सर, मैंने 12,000 यूनिट बेच दिए, बताओ मैंने क्या कमाया अब तक, मैंने कुछ भी नहीं कमाया, जो कमाया खर्चों में निकाल दिया। मुझे बताओ 12,000 यूनिट पे मेरी टोटल सेल्स कितनी होगी, सर 12,000 यूनिट्स, फोकस 12,000, एक यूनिट कितने में बेचा है मैंने, 80 रुपए में। बताओ 12,000 इंटू 80 कितने, 9 लाख। सर सेल्स तो हुई 9,60,000 रुपए की, बताने को तो लोगों को हम बता रहे हैं कि हमने 9,60,000 रुपए का सेल्स किया। सुफियान बोर्ड पे देखो, सर मेरे पास परचेज कॉस्ट कितनी, 12,000 इंटू 50 जी कितना, सर 9,60,000 रुपए की सेल्स की, 6 लाख रुपए का खर्चा किया, बचे कितने, 3,60,000। 3,60,000 को क्या नाम दे रहा हूं मैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है जी। फिर सर हमने क्या किया, हमने अपनी दुकान का रेंट यानी कि फिक्स कॉस्ट, दुकान का रेंट। सर अगर मैं कम मोबाइल बेचूंगा रेंट कम कर देगा दुकान वाला, नहीं, ज्यादा बेचूंगा तो रेंट बढ़ा देगा, नहीं सर, तो रेंट क्या है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट। सर हमने फिक्स कॉस्ट पे की कितने की, 3,60,000 रुपए की। सर हमारे पास बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है 12,000 यूनिट तो हमने लाजमी बेचने हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। क्या चीज, ब्रेक इवन का मतलब क्या, एक ऐसी सिचुएशन जहां कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। बताओ हमने 12,000 यूनिट बेच के क्या कमाया, आपका जवाब होगा कुछ नहीं कमाया, जो कमाया खर्चों में दे दिया। ऐसा है। अब बताएं सर 12,000 यूनिट तक कंपनी अगर कुछ नहीं कमा रही है तो कंपनी कमाना कब शुरू करेगी, 12,000 के आगे जो भी बेचोगे पैसे कुछ ना कुछ घर लेकर जाओगे। ऐसा है। अब बताएं सर मैं एक यूनिट से कितने रुपए कमाता हूं, 30 रुपए। अब जब ब्रेक इवन आ चुका है, 12,000 यूनिट में बेच चुका हूं, जो पैसे आए जो जमा किए उठा के रेंट दे दिया, अब जो यूनिट बेचूंगा कितने बचेंगे, 30। अगर एक यूनिट बेचूंगा तो 30, ये घर लेके जा सकता हूं, दूसरा यूनिट बेचूंगा तो ये घर लेके जा सकता हूं, तीसरा यूनिट बेचूंगा तो, इसका मतलब है 12,000 से आगे आप जितने भी यूनिट बेचोगे उनमें आपको 30-30 रुपए मिलेंगे और वो आप क्या कर सकते हो, अपने घर लेके जा सकते हो, वो आपका प्रॉफिट है। तो बताओ कंपनी प्रॉफिट कमाना कब शुरू करती है, ब्रेक इवन के बाद, और ब्रेक इवन तक कंपनी अपने सिर्फ गुना माफ करवा रही होती है। ऐसा है। अब बताओ सर अगर कोई मुझसे पूछेगा ब्रेक इवन कौन सा पॉइंट है, मैं कहूंगा ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट है जहां कंपनी का प्रॉफिट या लॉस क्या हो जाता है, जीरो। सर गौर से सुनना, जहां कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बराबर हो जाता है किसके, फिक्स कॉस्ट के। ऐसा है। ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ सर एक कंपनी को अपना ब्रेक इवन जानना क्यों जरूरी है, ताकि उसको ये पता चले कि भाई इतने यूनिट तो कम से कम बेचने हैं खर्चे पूरे करने के लिए। ऐसा है। अब बताओ एक स्टूडेंट से हम फीस चार्ज करते हैं मिसाल के तौर पे 14,000, मिसाल दे रहा हूं, एक स्टूडेंट पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट आती है से 10,000 रुपए, कितने बचते हैं, 4,000 रुपए। हमारा से मिसाल के तौर पर मिलियन ऑफ रुपीज का रेंट है और बहुत सारी चीजें फिक्स कॉस्ट है हमारी। तो हर कॉलेज भी एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जहन में रख के बैठा होता है कि इतने स्टूडेंट आए तो क्या आएगा, ब्रेक इवन आएगा, इतने स्टूडेंट से ऊपर गए तो प्रॉफिट होगा। ये बात समझ आती है। तो हर कंपनी को ये जानना जरूरी है कि ब्रेक इवन कितने यूनिट पे आएगा, ताकि वो ये असेस कर सके कि कंपनी में प्रॉफिट है या नहीं है। अब बताओ अगर हम
कंपनी के मैनेजर से पूछेगा जी 12,000 यूनिट में तो हमारा ब्रेक इवन आ रहा है, बताओ सेल्स वाले बंदे हम कितने यूनिट अगले साल बेच पाएंगे? सेल्स डिपार्टमेंट के हेड ने कहा मैं अगले साल सिर्फ 10,000 यूनिट बेच पाऊंगा। क्या हमारा कंपनी चलाने का ऑब्जेक्टिव है? फिर कुछ बचा नहीं, हमें क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। इसका मतलब है ब्रेक इवन जानना क्यों जरूरी है? ताकि आपको ये पता हो कि मुझे कम से कम एफर्ट लगानी है, कम से कम 12,000 यूनिट तो मुझे हर हाल में बेचने हैं, इसके बाद जो मैं बेचूंगा वो मेरा प्रॉफिट है, लेकिन अगर इससे मैंने कम बेचे तो कुछ भी घर लेके नहीं जाऊंगा। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? जल्दी से बताओ मेरा बच्चा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? जल्दी शाबाश। हाँ, परचेज कॉस्ट निकाल ले तो क्या बच जाएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम क्या कवर करते हैं? फिक्स कॉस्ट कवर करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हम क्या कवर करते हैं? फिक्स कॉस्ट। सेल्स प्राइस में से परचेज प्राइस हटा दी, क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन से हमने सबसे पहले क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन के बाद आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो आप अपने घर लेके जाओगे। ऐसा है? अच्छा जी, अब सर सुनिएगा जरा दोस्त गौर से, फिर उसके बाद आप स्कूल से कॉपी करना। से मिसाल के तौर पर सर हमारे पास ना एक छोटा सा टैंक है, ठीक है, ये एक छोटा सा टैंक, ठीक है जी। सर इस टैंक का साइज है 3,60,000, ठीक है जी। एक यूनिट बेचता हूं, कितने आते हैं मेरे पास? 30 रुपए। ये मैं इस टैंक में डाल देता हूं, ठीक है। दूसरा यूनिट बेचता हूं, कितने रुपए आते हैं? ये भी इस टैंक में डाल देता हूं। ये टैंक फुल होते 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 कितने यूनिट में फुल हो जाता है? 12,000 यूनिट में। इसके बाद 12,000 यूनिट के बाद जब आप इसमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन डालोगे तो ये ओवरफ्लो करेगा और आपके पास एक और छोटा सा टैंक है जिसका क्या नाम है? प्रॉफिट। उसमें जाना शुरू हो जाएगा। ऐसा? तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन से पहले कौन सा टैंक फिल करना है? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट के बाद आप जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाओगे वो प्रॉफिट। ऐसा? सर तो कंपनी ने अगर मिसाल के तौर पर 6,000 मोबाइल बेच दिए तो क्या कंपनी ये सोच सकती है कि प्रॉफिट हो गया? नहीं। 10,000 मोबाइल बेचे तो प्रॉफिट हो गया? नहीं। 12,000 बेचे तो? लेकिन 12,000 से अब आगे जितने बेचेगी सब पे जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएगी वो घर लेके जाएगी। ऐसा है? सर एग्जांपल कॉपी कर रहे हैं, मैं आपको फिर इसके बाद लाइन से एग्जांपल्स करा रहा हूं, ठीक है। बेसिक बातें डिस्कस की थी, वो पोर्टल पे मौजूद है। कल क्लास नहीं हुई थी, कल नहीं हुई थी ना हमारी क्लास, आज हमारी सेकंड क्लास है? देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? एक मोबाइल खरीद के बेचने पे तुम्हें नेट कितने पैसे बच रहे हैं? खरीद रहे हो 50 रुपए का, बेच कितने रहे हो? 80 का। तो तुम्हें जो नेट पैसे बच रहे हैं ना वो 30 रुपए, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। फिक्स कॉस्ट को अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन में वेरिएबल कॉस्ट कवर हो गई, परचेस प्राइस कवर हो गई, कवर हो गई ना। अब जो बचा ये किसके कवर करने के काम आएगा? फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा? ब्रेक इवन आ जाएगा, ठीक है। पोर्टल पे लेक्चर कब अपलोड हो जाते हैं? पोर्टल पे लेक्चर सेम डे पे अपलोड हो जाते हैं, 2-2.5 घंटे बाद अपलोड हो जाते हैं। अच्छा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ब्रेक इवन के बाद सारी सेल्स हमारा प्रॉफिट है। ब्रेक इवन के बाद जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो हमारा प्रॉफिट है। जी बेटा, ब्रेक इवन इसलिए यार एक कंपनी को ये पता होना चाहिए कि उसको कम से कम कितने यूनिट बेचने हैं प्रॉफिट में आने के लिए, ताकि वो दिमाग बना ले कि भाई इससे कम अगर डिमांड है तो बंद कर दो फिर बिजनेस, ठीक है ना। बिल बिल्कुल अपलोड हो गया पोर्टल के ऊपर, मैं भी पूछ भी लेता हूँ, ठीक है ना। कोई मसला नहीं है। हाँ, और क्लास शुरू की तो 8-10 क्लासेस के बाद, हर क्लास के बाद होगा, लेकिन फिर ऑल्टरनेटिव क्लास पे आ जाएगा ताकि थोड़ा मटेरियल जमा हो जाए। ब्रेक इवन से कम हुए तो लॉस आएगा, इससे बेहतर है बंद कर दो। लास्ट रन वाला मैनुअल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ एडिशनल चीजें वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल होगी। कोई ये नहीं पूछ रहा ब्रेक इवन में ये कैसे आया वो कैसे आया, सब पूछ रहे हैं बस में ये होगा, बस में आऊंगा तो सर हैदराबाद से आने में कितना टाइम लगेगा, कंडक्टर छेड़ेगा तो नहीं। देखो भाई सुनो, मैं व्हाट्सएप के ऊपर जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है ना
एक बंदे को भी मैं जवाब नहीं दे रहा। उसका रीजन है क्योंकि मेरे पास कोई, अभी मैं व्हाट्सएप खोलूंगा ना, कोई 800 एप्लीकेशंस पड़ी है फी वेवर की, फी कम कर दें, ये कम कर दें, मैं ये मामला देखता ही नहीं। आपने देखा भी होगा, जो मामला आता है मैं अपने किसी असिस्टेंट को रेफर कर देता हूँ। अब इसमें नुकसान ये होता है कि जिस बच्चे ने कोई जेन्युइन सवाल भी पूछा होता है ना, वो भी नहीं देख पाता मैं। आपका सबसे, अभी जैसे ये सेशन स्टार्ट हो गया ना, अब मैं आपका जवाब देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें हैसियत इंसान मेरी जो है वो, नहीं कोई अपडेट नहीं। मारिए, तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। 12,000 यूनिट से 12,000 यूनिट थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कर दें कैसे निकाले हमने। सर हमने 3,60,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट को कवर करना है और हर यूनिट पे हम 30 रुपए कमाएंगे, तो हमें कितने यूनिट बेचने हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। सर अगर एक एक यूनिट पे आपको 30-30 रुपए बच रहे हैं तो 3,60,000 का रेंट पूरा करने के लिए आपको कम से कम 12,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। डन। हर साल ब्रेक इवन अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, सारा आ रहा है, सारा आगे आ रहा है। सर अगर रेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बढ़े हम आगे, चलो जी बढ़ जाए। टीचर को ना एक चीज पता होती है कि सवाल बच्चा पूछ रहा है, इसका जवाब आगे आने वाला होता है, बच्चे को नहीं पता होता। बच्चा जो है वो बोलता नहीं अभी जवाब दो, तो थोड़ा सा सब्र तामुल, ठीक है जी। सर पहला डब्बा फिक्स कॉस्ट का है जी सर। और बेटा किसी को ये तो नहीं लग रहा कि सर के बाल है किसी के, ऐसे ये जब पैदा हुआ था ना डॉक्टर ऐसे ही ऐसा था, ठीक है ना। घर वालों ने पूछा क्या हुआ, लड़का हुआ है लड़की, तो डॉक्टर ने कहा मजाक हुआ आपके साथ। ये कौन सा भाई था हमारा। अच्छा चलो जी, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजों में सेट हो जाओगे, कर सकते हो सुफियान, कोई मसले वाली बात नहीं, कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन की डेफिनेशन रिपीट कर दे, हमने भी सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं और 7 दफा उसको रिपीट कर चुका हूं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब होता है सेल्स प्राइस। मिसाल के तौर पर हमने एक चीज बेची ना, 80 रुपए की मोबाइल बेचा, तो कस्टमर से पैसे मिले, पूरे पैसे कर ले जाऊं, नहीं, इसमें से मैंने 50 रुपए किसको देने। सर जिससे मैंने मोबाइल परचेज किया था, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग तो करता नहीं हूं, मैं मोबाइल परचेज करके बेच रहा हूं, तो सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, सेल्स प्राइस से रिकवर होने के बाद जो परचेज प्राइस हमने कवर किया है वो हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बच जाए। डन, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। चलो जी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब आपने मुझे जवाब देना है प्यारे भाई। सर मेरे पास एक कंपनी का डाटा मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रोडक्ट है सर जिसकी परचेज कॉस्ट 120 रुपए, ठीक है जी। सर हम उसको बेचेंगे 160 रुपए में। सर कंपनी की 2 फिक्स कॉस्ट है, एक कंपनी का रेंट है, रेंट से 1,80,000 रुपए, ठीक है जी, और एक कंपनी की फिक्स कॉस्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, यह है 1,20,000 रुपए। मुझे बताएं सर कंपनी को कितने यूनिट बेचने हैं कम से कम ब्रेक इवन के लिए। बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का भी होगा, थोड़ा सा आगे जाना है तो बेटा बिल्कुल आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी हम देख रहे हैं। अगला सवाल हमने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का देखा जी, 700-500, 750, कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, कितने, 7,500। हाँ जी सर मुझे एक बात बताया, मेरे पास एक यूनिट बिकेगा कितने का, 160, खरीदा कितने का जाएगा, 120, हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बचेगा, 40 रुपए। डन। अब बताओ हमने 40 रुपए से क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। फिक्स कॉस्ट है कितनी टोटल, 3 लाख रुपए की। 3 लाख हमने एक डब्बे में कवर करने, जमा करने, ताकि हम क्या कर सकें, रेंट पे कर सकें और डेप्रिसिएशन को मैनेज कर सकें। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 3 लाख रुपए का अमाउंट है, एक यूनिट बेचूंगा कितने मिलेंगे,
40 रुपए साइड पे रख दो। दूसरा यूनिट बेचूं कितने मिलेंगे, वो साइड पे रख दे। कितने यूनिट बेचूं कि सर 7,500। अच्छा, अब इसको जरा प्रूफ भी कर दो। एग्जामिनर कहता है भाई ब्रेक इवन निकाला, प्रूफ भी कर दो उसको। प्रूफ कैसे करेंगे हम, बताओ। 7,500 यूनिट पे हमारी सेल्स कितनी होगी? 7,500 इनटू एक यूनिट हम कितने का बेचते हैं, बताओ कितने की सेल्स आती है? 1.2 मिलियन। सर हमारी परचेज कॉस्ट कितनी है? 7,500 इंटू 120 ना, कितना? 9.9 मिलियन। क्या बच रहा है सर हमारे पास? 0.3 मिलियन या 3 लाख रुपए बच रहे हैं। ये किस काम आएंगे? रेंट और डेप्रिसिएशन को कवर करने के काम आएंगे, और हमारे पास कद्दू कुछ नहीं बचेगा। ऐसा है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, याद रखना मेरे बच्चों। आप ब्रेक इवन जो निकाल रहे हो, ये उस टेक्निकल बच्चे के लिए बोल रहा हूँ सर। ब्रेक इवन जो हम निकालते हैं, इट्स एन अकाउंटिंग मेजर, ठीक है। ये अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस को जीरो करेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये, ठीक है। ये जिस बच्चे ने सवाल पूछा उसको समझ आ गया होगा, आपको समझ आएगा जब आप डिसीजन मेकिंग पढ़ लोगे, ठीक है। कुछ बच्चे जो A-लेवल बैकग्राउंड के आए होते हैं उनको थोड़ा आइडिया होता है चीजों का। किसका डेप्रिसिएशन? देखो मैं फिर बता दूं, ब्रेक इवन जो मेजर है ना, वो अकाउंटिंग मेजर है, यानी अकाउंटिंग का प्रॉफिट जीरो होगा। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ठीक है जी। अकाउंटिंग में हम कैश और नॉन कैश को नहीं देखते, ठीक है ना। नॉन कैश और कैश को हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग में जाके, ठीक है। याद रखना भाई, सारी की सारी कॉस्ट जो फिक्स्ड है वो यहाँ लेनी है, ठीक है जी। कैश नॉन कैश क्या होता है हमें नहीं पता। एक बच्चा सोच रहा है मुझे तो सब समझ आ रहा है, ये क्या चीज आ गई बीच में, आगे जाने दो चीजों को। जाने सर ये ब्रेक इवन प्रूव, सर अगर ये हाँ ब्रेक इवन प्रूव ना हुआ तो फिर इसका मतलब है आपने ऊपर कैलकुलेट करते हुए गलती की, ठीक है जी। आपने ये बनाते हुए गलती की, ठीक है जी। दोनों में से कोई एक काम हुआ ऐसा। 3 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आया? मैंने 12 लाख में से जब 9 लाख कैलकुलेटर में माइनस किए और बटन दबाया तो 3 लाख निकल आया। सेलिंग प्राइस से डिवाइड क्यों नहीं किया? भाई एक यूनिट, अब ये वो सारे सवाल हैं जिसका मैं 8 दफा जवाब दे चुका हूं, मैं दोबारा दे रहा हूं। भाई एक दुकान पे मैं जाता हूं, उससे मैं मोबाइल खरीदता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर, और तो सुनना, क्या मैं दोस्त तुम्हारे बच्चे जो हमारे बेटा अहमद, अब मैं भी अहमद हूं, चलो। अच्छा, मैं जाता हूँ एक दुकान पे, मोबाइल खरीदता हूँ उससे 50 रुपए का, ठीक है। और ला के खरीद लिया, दुकान वाले को पैसे नहीं दिए मैंने, ठीक है। इसको मैंने बेच दिया 80 रुपए में। 80 रुपए लेके मैं दुकान से घर जा रहा हूँ, जिससे मैंने खरीदा वो क्या कहेगा, किधर जा रहा है भाई, पैसे तो दे। तो इसका मतलब है मैं एक मोबाइल बेच के 80 रुपए नहीं कमा रहा, क्या कमा रहा हूँ? 30 रुपए कमा रहा हूँ। इसलिए प्यारा बच्चा, मैं उसको 30 से डिवाइड करूंगा, 80 से नहीं करूंगा, ठीक है जी। ये बात समझ आती है? आप सेल्स प्राइस से डिवाइड नहीं करोगे फिक्स कॉस्ट को, किससे डिवाइड कर रहे हो? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। भाई जो तुम्हें बच रहा है उसी से डिवाइड करोगे ना, ऐसा है। सर अगर ब्रेक इवन पॉइंट की जगह पे माइनस या प्लस आए तो प्रॉफिट हो। आर यू सीरियस यार? भाई ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होगा, ये माइनस नहीं है, जीरो है, ठीक है जी। यहां अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो ब्रेक इवन नहीं है, ठीक है जी। ये माइनस नहीं था। तीन लाख भी तो सीएम है, तो 40 भी तो सीएम है। 40 एक यूनिट का सीएम है और 3 लाख टोटल सीएम है, ठीक है जी। हम आगे बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ सर, कंपनी का सबसे पहला फोकस कितने यूनिट कम से कम बेचे? 7,500। 7,500 यूनिट बिकेंगे तो उसके आगे हमारे पास कुछ प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ऐसा है। आगे बढ़े हम एक स्टेप। इसको कॉपी तो नहीं करना ना? करना, कर लो, शाबाश, कर लो। बिल्कुल, ब्रेक इवन जो है वो यूनिट्स में इस वक्त डिनोट हो रहा है, लेकिन आगे रुपीज में भी आएगा। 7,500 को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे जी, बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाशिद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेप्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके आप जो है वो ये सारे काम करेंगे, ठीक है जी। जी मेरा बच्चा,
सब कुछ आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस शिद्दत से आप लोग मुझे रोक रहे हो, ठीक है जी, और हम कोई मसला नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। तो रुको, मुझे एक चीज ये बताओ, ये ब्रेक इवन एनालिसिस साल के शुरू में निकाले या आखिर में? एक एआरटीटी ने बैच कंप्लीट कर लिया, कमा के पैसे घर ले गए, प्रॉफिट उड़ा दिया, उसके बाद हम सोच रहे हैं हमारा ब्रेक इवन कितने पे आया था, ये जानना जरूरी है? नहीं, ये आप साल के शुरू में निकालते हो ताकि आप अंदाजा लगा सको कि मुझे अगले साल कितने यूनिट बेचने। ठीक है जी, तो ब्रेक इवन साल के एंड में नहीं निकलता, साल के शुरू में निकलता है। और ये जितनी फिगर्स आप देख रहे हो ये सारे एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। हमें लगता है कि हम एक यूनिट 160 में बेचेंगे, हमें लगता है कि हमें एक यूनिट 120 का मिलेगा, हमें लगता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए होगी, और अगर ये सारी चीजें हुई तो 7,500 यूनिट बेच के हम ब्रेक इवन पे आएंगे। जरूरी नहीं है साल के दौरान आप 160 रुपए का यूनिट बेच पाओ, जरूरी नहीं आपको साल में 120 रुपए का एक यूनिट मिले, जरूरी नहीं आपकी फिक्स कॉस्ट 3 लाख रहे। ये सारा अंदाजा है, ये सारा काम साल के हर बैच के शुरू में होता है ना, 4 पेपर दूंगा, 3 पेपर दूंगा, 2 में इंशाल्लाह मेरिट ले लूंगा, बाकी तीसरे में गोल्ड मेडल आ गया तो सही है, नहीं तो 2 में मेरिट काफी है, ऐसा है। और बाद में क्या होता है? नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो याद रखें, ब्रेक इवन एनालिसिस हो रहा है कब? साल के शुरू में हो रहा है, और साल के शुरू में हम टारगेट दे रहे हैं अपने सेल्स वालों को कि मर जाना लेकिन 7,500 यूनिट से कम नहीं बेचना, पक्का? चलें जी, एक स्टेप और आगे सर। अब आओ जरा सर, मिसाल के तौर पे आप 4 दोस्त बैठे एक चाय के होटल पे, ये टेबल है, 2 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे, और चाय बिक रही है दबा के। आप चाय के होटल वाले को देख रहे हैं, ठीक है जी, दबा चाय बनाई जा रहा है, चाय बिक भी रही है। आप दोस्त आपस में सोच रहे हो कि ये बंदा एक चाय का कप 50 रुपए में बेच रहा है, क्या ये चाय वाला मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है? इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है सर, चाय पत्ती से चाय बना के दे रहा है। अच्छा, आपने कहा यार एक चाय का कप ये बेचता है 50 रुपए में, यार ये मटेरियल कितना डालता होगा? अब आप हिसाब कर रहे हो, पत्ती डलती है इसमें, चीनी डलती है, दूध डलता है और पानी भी डलता है भाई, ऐसा? तो सर चीनी भी डाल चुके हम पहले, ज्यादा मीठी हो जाएगी। सर ये 15 रुपए का टोटल खर्चा आता है इसके ऊपर, कितने का? 15 रुपए का इसमें डल गया क्या चीज? मटेरियल। अब आप बैठ के सोच रहे हो, 2-4 दोस्त बैठे हुए, 50 का बेच रहे, 15 का खाली मटेरियल लगता है। फिर वो चाय बनाने वाला मिसाल के तौर पर जो लेबर है वो आपसे चार्ज कर रहे हैं 10 रुपए, ठीक है जी, 10 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है कौन? वो चाय बनाने वाला, ऐसा? अब सर हमारे पास जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा खर्चा, इसको मैं नाम दे रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है जी। ओवरहेड क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चा हो रहा है वो ओवरहेड है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो खर्चा हो रहा है वो ओवरहेड है, ठीक है जी। ज्यादा चाय प्रोड्यूस करूंगा, ज्यादा गैस कंज्यूम होगी, ज्यादा चाय प्रोड्यूस करूंगा तो सर इसको हमने नाम क्या दे दिया? वेरिएबल ओवरहेड, ऐसा? सर वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास लग रहा है सिर्फ 5 रुपए का, कितने का? अब बताओ, एक चाय का कप बनाने पे मुकम्मल खर्चा मटेरियल का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का कितने? 30। हमें जेब में क्या बचता है? ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बचता है, सेल्स प्राइस का वो हिस्सा। जैसे ही 50 रुपए का एक कप बिकता है, हम 15 रुपए किसको दे देते हैं? चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी वाले को। 10 रुपए किसको दे देते हैं? चाय बनाने वाले को। 5 रुपए किसको दे देते हैं? सर जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है उसको दे देते हैं। बाकी 20 रुपए अभी हमारे हाथ में बचे हुए, ऐसा है मेरे बच्चों। इस 20 रुपए से हमने क्या कवर करना है? फिक्स कॉस्ट। अब सुनना जरा और, सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, अज्यूम करो वो 4 लाख रुपए। कितने? 4 लाख। मैंने एक चाय का कप बेचा, कितने बचे? 20 रुपए। चाय का कप बेचा, कितने बचे? 20 रुपए। सर मुझे 20-20 रुपए करके जमा करने, कितने? 4 लाख। तो बताओ सर मैं अगर कितने यूनिट बेचूं?
20,000 कब बेचेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। 20,000 कब बेचने से पहले हम कोई पैसे घर नहीं लेके जा सकते। इस होटल वाले की बेगम रोज कह रही है पैसे लेकर आओ, ये कह रहे हैं नहीं, 20,000 पूरे होंगे, कब बिक जाएंगे तब मैं क्या करूंगा, पैसे लेकर आऊंगा। अब मुझे बताओ 20,000 इसमें और जो ट्रेडिंग बिजनेस में फर्क क्या है? बस इसमें सर ये सारी वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें एक ही वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी, बाकी कोई फर्क नहीं है। ऐसा है, ऐसा है, ये बात समझ आती है। अब बताओ सर मैं आपसे कुछ टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने के बाद बच रहा है। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 रुपए का, इससे आपने क्या कवर करना है, फिक्स कॉस्ट। थोड़ा थोड़ा करके आप फिक्स कॉस्ट कवर करोगे, कितने यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, 20,000 यूनिट पे। 20,000 यूनिट पे आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 4 लाख होगा, फिक्स कॉस्ट भी 4 लाख होगी। 20,000 यूनिट पे आपका टोटल सीएम कितना होगा, 4 लाख, फिक्स कॉस्ट भी कितनी है। तो सर आप अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट पे करके अपनी जान छुड़ा लोगे। इसके बाद सर आप जो बेचोगे उस पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर होगा, घर लेके जाओगे। ये बात भेजे में बैठती है। सर एक सवाल दूं मैं आपको, कॉपी तो नहीं करना है इसको, ये मैंने चौथी दफा एक ही चीज समझा दी है। अब बेटा किसी को कोई मसला, ये डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, फिक्स कॉस्ट हो ही ना तो, मिसाल के तौर पर एक बंदा हवा में चाय बेच रहा है, हो ही ना तो फिर सर आप जो 20 रुपए बच रहे हैं वो जेब में डालते जाएं और शाम में जितने जेब में आपके पैसे हो 2 हिस्सों में डालें, एक बेगम को दे दें, थोड़े दूसरी बेगम को दे। हाँ जी, हाँ ये टोटल फिक्स कॉस्ट है साल की, तो आप ब्रेक इवन मंथली निकल आएगा। पता जी बेटा, सही है। देखो एक चीज याद रखो, हमारा जो प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, इसमें 90% अकाउंटिंग ऐसी ट्रांजैक्शंस की होती है जो होती ही नहीं, जो बाद में होनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैंने गुड्स बेची, आपसे पैसे कब लेने, बाद में लेने, तो मैं पेबल आज से बुक कर दूंगा ऐसा, अदरवाइज कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग हो सकती थी। ठीक है जी, पैसे आपसे बाद में लेने, बेड डेट्स आपने बुक करना है, आपको डाउट है कि पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपने क्या किया, प्रोविजन आज से बुक कर लिया। एसेट आपने खरीदा, सारे का सारा अमाउंट आज ही एक्सपेंस आउट कर दो, आप कहते हो नहीं मैं इसको क्या करूंगा, मेरा अंदाजा है कि 5 साल चलेगा, अंदाजा है ना। तो सर याद रखिएगा एस्टिमेट्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतने ज्यादा हैं कि उसके बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो यहां भी जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो आपके सामने बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन सर हम अपने बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट को सामने रखते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। ये जो होटल है ना, ये एक कप शायद 60 रुपए में बेचता हो, लेकिन इसने कहा मरे से मरा एक यूनिट कितने दे के जाएगा, 50, कोई 60 देगा, कोई 40 दे देगा, कोई 35 दे देगा, कोई किसी से हम ज्यादा ले लेंगे, एवरेज हमें कितने बचेंगे, 50। सर मटेरियल लगता है कोई 18 रुपए का, जैसे एक मटेरियल लगता है कोई 12 रुपए का, हमने कितने लगा दिया, ज्यादा लगा दो 15। आप कभी हिसाब करते हो ना, बैठ के पेपर लेते हो ना एक का हिसाब कर रहे होते हैं, इसमें 3 मिल जाएंगे जबकि वहां आपको मिलने होते हैं 5, लेकिन आप क्या करते हो, कंजर्वेटिव व्यू रखते हो ऐसा। तो सर जब हम एस्टिमेट्स लगा रहे होते हैं ना, तो हम मोस्ट कंजर्वेटिव व्यू रखते हैं और फिर देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, हमारा ब्रेक इवन कितनी दूर आएगा। तो ये सारा जो आप काम कर रहे हो ये किसमें कर रहे हो, अंदाजे से कर रहे हो ऐसा। बड़े हम आगे दोस्त, रेंट और डेप्रिसिएशन के अलावा कोई और फिक्स कॉस्ट होती है, अभी आप 1000 किस्म के फिक्स कॉस्ट देखोगे, थोड़ा सा आगे जाने तो चीजों, ठीक है। पढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए। सर हम अपने किताब के पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपको जो किताब मिलेगी ना वो मोर और लेस ऐसी होगी, ठीक है, हर सवाल के नीचे उसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, लेकिन ये पूरी नहीं है किताब, ठीक है। सर मुझे जल्दी से ब्रेक इवन निकाल के देने, शाबाश। लाहौर में अवेलेबल होगी किताब, इनफैक्ट लाहौर में ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। 4000, वेरी गुड सर, एक्सेलेंट। ये इतना मुश्किल था लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कैसे कर लिया है।
अच्छा भाई, मैं कभी मजाक में तंज वंज भी मार दिया करूंगा, तो कोई अपना दिल छोटा नहीं करे, ठीक है जी। इस प्रोफेशन में आने से पहले और जाने के बाद बहुत इज्जत है, ठीक है जी। इस प्रोफेशन में आने से पहले और जाने के बाद बहुत इज्जत है। आने से पहले आपको लगता होगा घर वालों ने कहा सीए करेगा, सीए करेगा, सीए आके कुत्तों वाली जिंदगी हो जाती है। अभी आपकी वो कुत्तों वाली हुई नहीं है, ठीक है। अभी आप जाओगे फर्म, और अगर बड़ी फर्म मिल गई, अल्लाह करे मिले आप लोगों को बड़ी फर्म, सबको मेरी दुआ है अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना, कि आपको जो है वो फर्गसन्स मिले, केपीएमजी मिले, अर्नेस्ट एंड यंग मिले, ठीक है जी। बड़ी फर्म में काम करने का एडवांटेज बहुत है, आप सीखते हो, लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत। आप घर पे जल्दी नहीं आते हो, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों का इतना मसला नहीं होता, ठीक है जी। लड़कियां तो मैं अपनी जॉब पे कभी किसी लड़की को नहीं लेके जाता। उसकी वजह यह है कि लड़कियों को लेके जाने में सबसे बड़ा नुकसान नहीं होता था फॉर्म में, ये मेरी अपनी परसेप्शन थी जो कि गलत भी हो सकती है। लड़कियों को 5 बजे घर जाना है, ठीक है जी, और उनको घर जाने के लिए भी एक लड़का रक्शे में बिठा के आ रहा है, ठीक है जी। तो मैं कहता था यार लड़के ही काम करने छोड़ना, मैं मेरे साथ कोई काम करता था, रात 2, 2:30, 3 रोज बजते, ठीक है ना। और फिर आप अंदाजा लगा लो, एक बैंक है यूबीएल, एक बैंक है एचबीएल, इसकी कितनी ब्रांचेज होंगी, यूबीएल की कितनी ब्रांचेज होंगी? मोर देन 1700 ब्रांचेज है यूबीएल, ठीक है। यूबीएल का ऑडिट करती है एक फर्म, और मेरी टीम में 60 लोग होते थे। तो मैं जब यूबीएल की पे अपनी टीम भिजवाता था, उसमें मैं इंचार्ज होता था टीम का, तो आप अंदाजा लगा लो उसके बाद फिर आपको ये 1700 ब्रांचेज में से की ब्रांचेस का ऑडिट भी करवाना है, हेड ऑफिस का भी ऑडिट करना है, फिर उसकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर भी हैं, तो आप फिर अंदाजा लगा लो कि आप कितने बजे घर आओगे। मैं तो ऐसा हुआ है कि मैं कोई 8-8, 9-9 दिन घर नहीं आया, वहीं बैंक पर सोते रहे। हाँ ऐसे ही होता है। वहां पर ये जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं ना, वो रोना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी ने कहा है कि जी शाम को अंधेरे में बाहर नहीं घूमना, ठीक है ना। नहीं, फिर ऐसे लोगों को थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा आपको जो है वो बोल्ड होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। आप रात में घर आ रहे होंगे तो आपको रास्ते में कुत्ते नजर आएंगे, ऐसा भी होगा कि अभी आप भाग रहे होंगे, ठीक है जी। हाँ मसला यही, बच्चा बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है जी। शादी के ख्वाब देखता है, वो भी तो बाद में है ना। गलत सवाल है, लेकिन वहाँ गालम गलोच भी बहुत होती है। थोड़ा ये जो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े मौलवी टाइप के बच्चे हैं, थोड़े शरीफ बच्चे हैं, तो फर्म में यार हमारा पार्टनर इतनी गालियां में देता था, इतनी गालियां देता था, हम आगे से हंस रहे होते थे। जब वो गुस्से में आता था और गालियां देता था, हम और हंसते थे, ठीक है ना। तो वो बेचारा फिर जो है वो आदी हो गया कि इन बगैरतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने भी पार्टनर के साथ बड़े अजीब अजीब काम किया। हमारा पार्टनर इतना शरीफ आदमी था जिसके साथ हम काम करते थे, रात को 2-2:30 बजे में घर छोड़ने के लिए जा रहा है, मैं लियारी में रहता था उससे, तो आगे गए तो मुझे कहते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल होगा। कहाँ लियारी है, पेट्रोल क्यों नहीं होगा, पानी थोड़ी बेचते हैं। अब वो उसने जो है वो पेट्रोल भरवाने के लिए खारादर पे पेट्रोल पंप स्टेशन के ऊपर खड़ा हो गया और पेट्रोल भरवाया और अपना कार्ड दे दिया चार्ज करने के। कोइंसिडेंटली वहाँ कार्ड चल रहा था, तो उन्होंने कार्ड चार्ज किया और कार्ड वापस करने से पहले पार्टनर ने दरवाजा शीशा जो है वो चढ़ा दिया। अब थोड़ी देर में बंदा है कार्ड वापस करने के लिए, उसके हाथ में वो पेट्रोल भरने का वो है, उसने शीशे में मारा, हमारे पार्टनर भाई ने मोबाइल निकाल के उसको दे दिया। इतने डरपोक आदमी हो, लेकिन माशाल्लाह जब आप फर्म में जाएंगे आपकी उनसे जो है ना वो हालत टाइट होगी, लेकिन असल में वो है बड़े डरपोक आदमी। चले जी सर, कितने लोगों को भाई बहन जो है वो सीए कर रहे हैं, फर्म में हैं? 2 सिस्टर हैं तुम्हारी, वेरी गुड यार। आर्टिकल से हाँ, वेरी गुड। लड़कियों को पढ़ाना एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, और मेरे ख्याल में मेरी 4 बेटियां, ठीक है ना, 2 बेटे भी हैं। आप सोच रहे हो कि मैं करता क्या हूं? यहाँ देखो दोस्त, मेरा पूरा फोकस ये है कि बेटियों में तालीम जरूरी है, ठीक है ना। बेटियों में तालीम इसलिए जरूरी है कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी वालदा वर्किंग नहीं थी, मतलब काम नहीं करती थी, वो हाउस वाइफ थी।
तो हमें खुद जो है वो उतरना पड़ा, धक्के खाने पड़े, काम करना पड़ा। तो बेटी को तालीम देना इसलिए जरूरी है कि कल उसका नसीब जैसा भी हो वो अपने घर को लीड कर सके, अपनी फैमिली को लीड कर सके। तो उसकी आइडेंटिटी, उसकी तालीम बहुत जरूरी है। ठीक है जी। लड़कों को तो आप कुछ भी करा लोगे यार, ऐसा है कि नहीं? हाँ जी सर, मेरे पास 1 यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 25। 1 यूनिट पे मटेरियल 10 रुपए सर। 1 यूनिट पे लेबर 2 रुपए। 1 यूनिट पे वेरिएबल ओवरहेड्स सर 3 रुपए। बच क्या रहा है सर हमें सीएम? 10 रुपए। सर हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000। कितने यूनिट बेचें कि सारे गुनाह माफ हो जाए? 4,000। ऐसा? अब बताओ सर 4,000 यूनिट पे हमारी सेल्स कितनी होगी? सर 4,000 इंटू 25, 1 लाख रुपए। ऐसा? सर 4,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट टोटल ये मिला के कितनी होती है? 15 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट सर 4,000 इंटू 15 वुड बी 60,000। और सर हमारे नेट क्या बच रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40,000। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10 है, 40,000 है? सर पर यूनिट 10 है और टोटल सर ये हमारा ब्रेक इवन आ गया। पक्का? ऐसा ही है सर। एक स्टेप आगे बढ़े। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब गौर तो सुनना, अब गौर सुनना सर। एक छोटा सा केस आपके सामने और रखूंगा, फिर आपको एक सवाल दूंगा करने के। बोर्ड में देखिएगा दोस्त। सर बताएं, हमारे पास 1 यूनिट हम बेचते हैं 80 रुपए में। कितने में? 80 में। 1 यूनिट बनाने का खर्चा, बनाने का खर्चा मतलब मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, इसको मैं एक नाम दे दूं, वेरिएबल कॉस्ट। क्या नाम दे दूं? अज्यूम करो ये 48 रुपीज है। बताओ हमारे पास 1 यूनिट का सीएम कितना बनता है? एक ही बात है सैयद अली हसनैन, एक ही बात है बेटा जी। कितना? 32। 1 यूनिट बेच के हमें सीएम कितना बच रहा है? 32 रुपए का बच रहा है। ऐसा? सर हमारी फिक्स कॉस्ट 6,40,000 है। ऐसा? कितने? 6,40,000। बताएं 1 यूनिट की फिक्स कॉस्ट, सॉरी कंपनी की फिक्स कॉस्ट 6,40,000 है। 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 32। सर बताओ हम कितने यूनिट बेचेंगे ब्रेक इवन आ जाए? 20,000। गौर से सुनना, 20,000 यूनिट हमने बेच दिए 20,000 यूनिट। क्या आ गया? ब्रेक इवन आ गया। ब्रेक इवन खत्म, फिक्स कॉस्ट खत्म, पे कर दी, रेंट वेंट पे कर दिया, फारिग। अब बताओ जितने यूनिट बनाओगे कितने का बेचोगे? 1 यूनिट 80। ब्रेक इवन के बाद 1 यूनिट कितने का बिकेगा? 80 का। क्या 80 रुपए घर ले जाऊं? नहीं सर, ब्रेक इवन के बाद भी एक खर्चा इनकर होता रहेगा। कौन सा? वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन के बाद भी एक खर्चा इनकर। ब्रेक इवन के बाद यूनिट फूकों से नहीं बनेंगे, फूक मारने से नहीं बनेंगे। ब्रेक इवन के बाद भी चाय में चीनी, पत्ती और दूध डलेगा। बताओ ब्रेक इवन के बाद 1 यूनिट से हम क्या कमाएंगे? सर 32 रुपए कमाएंगे। कितने? सर मैंने अपने मैनेजर को बुलवाया, मैंने कहा सेल्स वाले भाई मुझे बताओ कितने यूनिट अगले साल बेच के दे सकते हो? उसने कहा सर मैं आपको अगले साल 24,000 यूनिट बेच के दे दूंगा। कितने? बताओ हमारा ब्रेक इवन किस पे? बेच के कितने देना चाह रहा है वो? कितने बेच सकता है वो? 24 है। कितने हमारे पास ब्रेक इवन? बताओ सर हम 24,000 यूनिट अगर अगले साल बेच सकते हैं और 20,000 यूनिट पे हमारा ब्रेक इवन है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम ब्रेक इवन से आगे कितने यूनिट बेचेंगे? ब्रेक इवन से आगे कितने यूनिट बेचेंगे? 4,000। ऐसा? सर जब हम पहले 20,000 यूनिट बेचेंगे ना, हमारे पास इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जमा हो चुका होगा कि हम अपना किराया दे देंगे। किराया देने के बाद दोबारा हम दुकान पे आके बैठ गए। अब जब हम बेचना शुरू करेंगे यूनिट 80 रुपए का बेचेंगे, 48 का खर्चा होगा, 32 रुपए में बचेंगे। अब ये 32 रुपए जमा करके हम क्या कर रहे हैं? घर लेके जाएंगे। सर कितने यूनिट आपके पास ऐसे हैं जो ब्रेक इवन के आगे बिक रहे हैं? हर यूनिट पे कितनी कमाई हो रही है? बताओ हम कितने रुपए का प्रॉफिट घर लेके जाएंगे? 1,28,000। क्या ये मेरा प्रॉफिट है? क्या ये मेरा प्रॉफिट है? क्या वाकई में 1,28,000 का प्रॉफिट घर लेके जा रहा हूं? हाँ सर। सर इस 4,000 को क्या कहेंगे? इस 4,000 को कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कहेंगे? जो सेल्स ब्रेक इवन के आगे हो रही है क्या कहलाती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो सेल्स ब्रेक इवन के आगे हो रही है क्या कहलाती है? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मेरे बच्चों जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन तुम्हें मिल रहा है वो क्या है? हमारा प्रॉफिट। वो क्या है? हमारा प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो क्या है? प्रॉफिट है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4,000 यूनिट। हर एक यूनिट पे कमा क्या रहे हो? 32। इसका मतलब हर यूनिट में 32 रुपए घर लेके जाऊंगा। बताओ मैं कितने का प्रॉफिट कमाऊंगा?
1,28,000। अब एक काम करो, ये 24,000 कहां से आया? मैंने आपको बताया कि 24,000 यूनिट कंपनी के मैनेजर्स कह रहे हैं कि हम आपको बेच के दे देंगे। ये कंपनी की एक्सपेक्टेड सेल्स है। कंपनी को कम से कम कितने बेचने हैं? 20। कंपनी का इरादा क्या, कितने बेच पाएगी कंपनी? 24। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 24,000 यूनिट पे हम प्रॉफिट पे होंगे, लॉस में होंगे? कितने प्रॉफिट पे होंगे? हाँ, उसको प्रूफ कर दें। सेल्स 24,000 यूनिट, एक यूनिट कितने का बेचते हैं हम? बताओ मेरे पास 24,000 इंटू 80 1 इसको पढ़ते हैं 1.92 मिलियन। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 24,000 इंटू 48 कितना? 1.152 मिलियन। ठीक है मेरे बच्चों, अब बताओ हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 760। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों हमारी फिक्स कॉस्ट 6,40,000 पे करने के बाद भाई कुछ घर लेके जा रहे हो? हाँ सर, कितने हैं? अब बताओ, जब भी आप ब्रेक इवन से आगे यूनिट बेचोगे आपको क्या मिलेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स है जो ब्रेक इवन से आगे हो रही है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन तुम कमा रहे हो वो क्या आपका? वो प्रॉफिट। ऐसा है? ये बात समझ आती है मेरे बच्चों? अब बताओ सर, हमारी पूरी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज्यादा उतना अच्छा है। ऐसा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे ही हमने मार्जिन ब्रेक इवन कंप्लीट किया उसके बाद मैं जितने यूनिट बेचूंगा मैं 80 रुपए के हिसाब से पैसे घर लेके जाऊंगा? नहीं, 32 रुपए के हिसाब से लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन के आगे वेरिएबल कॉस्ट इनकर। सर जैसी होटल वाले ने किराया पे कर दिया उसके बाद जितने चाय के कप बन रहे हैं वो जंतर मंतर से नहीं बन रहे हैं, उसमें अभी भी दूध डल रहा है, उसमें अभी भी चीनी डल रही है, अभी भी पत्ती डल रही है, अभी भी सारी चीजें डल रही हैं। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है सर? अब ये कॉपी कर लें, शाबाश। मैं वाकई बताऊं, मेरी शादी हुई है आर्टिकल्स में। जब मेरी शादी हुई मैं उस वक्त 21 साल का था। ठीक है जी, हाँ 21 साल का शादी कर ली थी है, इसलिए बाद में दूसरी करनी पड़ी ना। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। सर 21 साल में शादी कैसे होती है? मेरे साथ थोड़ा सा इशू था तो मैं इसलिए जल्दी कर दी। मेरी वालदा का मतलब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और उनका बस तुम्हें पता लगे क्या हिसाब किताब है, तो बस उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने शादी कर। शादी वादी की डेट वेट सेट हो गई। नेक्स्ट वीक में मेरी शादी थी, 6 दिन पहले उनका मेरी शादी से इंतकाल किया। फिर हम थोड़ा सा रुक गए, 40 दिन हम रुके रहे। फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, जब इतना अच्छा काम करना ही है तो हमारी वालदा की आखिरी ख्वाहिश भी थी, थोड़ा जल्दी कर लेते। तो हो गई। उस वक्त मैं आर्टिकल्स में था, 10,000 रुपये मेरी टोटल रनिंग्स थी, जिसमें से मुझे जो है वो 5,000 फर्म से मिलते थे, 5,000 मैं ट्यूशन वगैरह से पढ़ा कमाता था। तो उस वक्त मैंने शादी की थी और हाँ वो उस वक्त बड़ा बड़ा टफ टाइम था। और मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ये बेचारे इतने सादा लोग थे, इनको पता ही नहीं था सीए क्या होता। ठीक है ना भाई? उन्होंने कहा ये लड़का अच्छा यार, ये नशे वशे नहीं करता, करा दो उसकी शादी। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई इसलिए शादी की नहीं, शादी नहीं की मैं असल में। यार मेरे घर में एक मैं हूँ, एक छोटा भाई है, तो बस अम्मा ने कहा भाई शादी करा दो बच्चे की। पठानों में और कोई काम नहीं होता, बच्चों की शादियां करा देते। कोई है पठान हमारी क्लास में? अच्छा पठान है? सरायकी और पठान बहुत फर्क है यार, क्या हो गया? कौन सी नस्लें मिला दी भाई तेरे? जी चलो जी सर। नहीं तो मैं आपको आगे बताऊं, मैं जब अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट की, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ को कोई आइडिया नहीं था। 10,000 रुपये कमाता हूँ एक नॉर्मल से इंसान। जब मेरी आर्टिकल्स कंप्लीट हुए तो मुझे 30,000 रुपये मिलने लगे। 2008 मई 2008 में 30,000 रुपये मिलने लगे। आर्टिकल्स कंप्लीट हो गई थी, मैंने पेपर दिया हुआ था, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दी हुई थी, तो एक महीने मुझे 30,000 रुपये मिले
और अगले महीने रिजल्ट आना था, मैंने यूबीएल ज्वाइन कर लिया। तो यूबीएल ज्वाइन किया तो यूबीएल वालों ने मुझे 60,000 रुपये दिए, जून 2008। अब मैंने यूबीएल वालों को कहा व्हाट इफ के मैं क्वालिफाई कर गया, तो उन्होंने कहा अगर आप क्वालिफाई करके हम सैलरी डबल कर देंगे। 15 दिन बाद रिजल्ट आया, मैं क्वालिफाई हो गया। मैं पहुंच गया, उन्होंने कहा यार थोड़ा सब्र करो, वहां नहीं हो, सांस नहीं लिया, अभी डबल थोड़ी कर सकते हैं। तो मैंने वहां भी एक ट्रेड ऑफ कर लिया। मैंने कहा फिर आप मुझे प्रमोशन दे दें, मैंने आप सैलरी मुझे 6 महीने बाद वो कर दें, लेकिन मुझे प्रमोशन दे के M2 कर दें, मैनेजर होते थे। तो जनवरी 2009 1,20,000 रुपये हुई सैलरी। अब जब 1,20,000 हो गई तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि पैसे खर्च कहाँ करें। 10,000 वाले बंदे की जरूरियात भी 10,000 के हिसाब से ही होती है। तो हमने एक नया टीवी ले लिया, नया फ्रिज ले लिया। तो मेरी मदर इन लॉ हमारे पास आई, बेटा कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो, कोई गलत चीजें तो नहीं कर रहे हो? या क्यों भाई, इतनी सारी चीजें आपने ले ली। तो मैंने कहा भाई मैंने एक चीज पढ़ी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहलाती है। उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा बेटा बस जो भी हलाल है ना, मैंने कहा हाँ हाँ हलाल है, आप बेफिक्र रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है जी, उनको थोड़ी तो पता कि लॉटरी लग गई है उनको। चले जी, आप आए सर मेरे पास एक छोटा सवाल ये यार, इसके अंदर एक टर्म यूज हुई है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये क्या होता है? एक बात बताओ, मैं मिसाल के तौर पर गौर से सुनो, मिसाल के तौर पर सर मैं एक चाय के होटल में एक वो बंदा होता है ना जो लोगों को चाय सर्व कर रहा होता है, क्या कहलाता है वो? बार वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, इंग्लिश लोगों के लिए वेटर, बाकी लोगों के लिए क्या है? छोटू, बार वाला। ऐसा उस छोटू को भी आप कुछ पैसे देते हो ना, वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? सर वो चाय बेच के दे रहा है। सर हम एक चाय के कप को बेचते हैं कितने में? 36 रुपए में। सर उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितने का लगता है? 24 रुपए का। 6 रुपए किसको दे रहे हैं? इसका मतलब है हर चाय के कप पे 6 रुपए उसको दे रहे हो। तो मुझे बताओ, आपको नहीं लगता ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है? ऐसा है कि नहीं? हर चाय के कप पे चीनी, पत्ती, दूध लग रहा है, लेकिन साथ में छोटू को भी पैसे दिए जा रहे हैं। अब बताओ जब मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालूंगा, क्या वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट माइनस करूंगा उसमें से? यस सर, मुझे निकाल के दें ब्रेक इवन। सर शाबाश, ब्रेक इवन चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहिए। तो 24,000 पक्का? फिक्स कॉस्ट दो है, देख लो। अच्छा, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज नॉट डायरेक्ट लेबर, इज लाइक डायरेक्ट लेबर। सही है, नॉट डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो बंदा होता है जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ये बेचने में हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है जी, बताएं सर मेरे पास एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी? 36। एक यूनिट पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 24। एक यूनिट पे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी? 6 रुपए। बताओ मेरे पास सर सीएम कितना बच रहा है बच्चों? 6 रुपए। अब बताएं सर मेरी फिक्स कॉस्ट 1,20,000 रुपए एक और 24,000 एक, कितना हो गया सर? 24,000 यूनिट्स। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है सर? तो किसी को कंफ्यूजन, मसला, प्रॉब्लम, पसूड़ी, पंगा? नथिंग। एक स्टेप आगे जाएं। रिक्वायरमेंट 2 में नहीं करा ना, वो पीएल बार बार बनाते रहेंगे, छोड़ो। बढ़े आगे, चलें जी मेरे बच्चों, एक सवाल और। ये मैं बिल्कुल ग्रुप पे शेयर कर देता हूं बेटा। चलो अब थोड़ा सा सवाल मुश्किल होगा। अब एक एक हर सवाल में एक एक चीज ऐड करता जाऊंगा, ठीक है? शाबाश जी, खुद करो उसको सॉल्व। फिक्स्ड ओवरहेड्स और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स, फिक्स कॉस्ट है वो भी। फैक्ट्री के अंदर जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, और फैक्ट्री के बाहर जो फिक्स कॉस्ट लग रही है वो क्या है हमारे पास? वेरिएबल, सॉरी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट।
हाँ अबू बकर, मैंने आपको कहा ना बिल्कुल होगा। थैंक यू अम्ना। जी 60। अच्छा हमारी क्लास है कितने बजे तक? 4:30 4:15। 63,000 पे ब्रेक इवन है, लेकिन मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी देख के बताओगे क्या है? नहीं वो तो वहीं रहेगा ना, हैं? इसको ऐसे कर देना यार। जी 2 पॉइंट। सर मुझे एक बात बताएं, मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 460। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? सर हमारा सीएम 90। सर हमारी फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला लो कितना? 560। 5 कितना? 63 पे क्या आएगा? ब्रेक इवन। एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? ब्रेक इवन कितना? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? कितना? 25,000। कहां चला गया? 25,500 पक्का? अब बताओ जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 25,500, ये वो यूनिट्स हैं जिसमें आपने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया। अच्छा एक यूनिट से आप कमाते क्या हो? एक यूनिट से आप कमाते हो 90। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 90 से, तो बताओ मेरे पास कितने का प्रॉफिट आएगा? 2295,000। ऐसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी में जितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। प्यारे बच्चों अगर मैं एक छोटा सा पीएनएल आपके सामने बनाऊं तो वो ऐसे होगा। बताएं सर हमने कितने यूनिट बेचने हैं? 88,500। एक यूनिट कितने का बेचेंगे हम? ओहो भाई 460। ये बिलियंस ऑफ रुपीज आ रहे होंगे कितना? थोड़ा और जोर लगाओ। 40 पॉइंट कितना? 460 कहां से आया? ये था सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। $40.71 मिलियन। अच्छा मेरे बच्चों यहां देख लो, दो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। चाहो तो दोनों को ऐड कर लो। कितने? एक यूनिट हम बेचते हैं 460 में, बनाने का खर्चा और बेचने का खर्चा आता है 370। व्हाट इज एमओएस? एमओएस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यार अभी पूरा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। अबू बकर अभी आया होगा तुम क्लास में? कितना आ रहा है मेरे बच्चों? 3274। अब बताओ सर हमारे पास सीएम कितना बचा? अब इससे हमने क्या कवर करनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? हाँ ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा सवाल। अब बताओ हमारे पास क्या बचा? 2 ऐसा जस्ट ज्वाइन। अच्छा कोई मसला नहीं जी। बड़े हमारे दोस्त कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? इस क्लास की आधी आवाम से तो हो जाना चाहिए। कितने लोगों से नहीं हुआ था? अच्छा ये बताना है कि कितने लोगों से नहीं हुआ, ताकि हम उस बीमारी का इलाज करें। ठीक है ना?
आप डॉक्टर के पास जाके बैठ गए हो, आप वगैरह क्या हुआ, आप कह रहे हो खुद चेक कर लो, तो फिर वहां में कभी एक जगह हाथ से बेहतर है बता दो भाई। गुड हो गया, चलो जी, आधा हो गया था, 82% हुआ। ये कैसे निकाला यार 82%? नहीं, फिर एक्सपेक्टेड सेल्स अगर गिवन हो तो एक्सपेक्टेड सेल्स की बेसिस पर ब्रेक इवन निकाल। चलो यार, अल्लाह ताला तुम्हारे जो है वो हम पेरेंट्स को जन्नत बख्शे और खुश रखे तुम। चलो जी, 100% हो गया था। एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे आई, एग्जामिनर बताएगा बेटा। मुझे कॉस्ट समझ आ रही है पहली बार। अच्छा चलो, अच्छा चलो जी, बड़े हम आगे एक स्टेप। ये कौन सा चैप्टर है? ये ब्रेक इवन का चैप्टर है बेटा। और पीछे थोड़ा चले जाओ, ये कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, इस पे बात कर लेते। एडमिन कॉस्ट क्यों लिया? याद रखो भाई, ब्रेक इवन में सारी की सारी कॉस्ट आपने कवर करनी है, ठीक है जी। अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन से सारी फिक्स कॉस्ट कवर करनी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे, मेरे दोस्त एक स्टेप आगे जा रहे हैं, प्लीज बोर्ड पे। देखो, फिक्स कॉस्ट वो देगा, उसके आगे लिख के देगा पर एनम, पर मंथ। जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसके आगे निशानी होगी, वो लिखा होगा पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो कॉस्ट जो हर यूनिट किससे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो क्या है, वो वेरिएबल है। और जो फिक्स है टाइम बेसिस के ऊपर, वो क्या है, वो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब यार ये सवाल तुम लोग को दूंगा ना तो थोड़ा सा मुश्किलात होंगी तुम्हें। नहीं, होमवर्क तो देना ही नहीं है ना। होमवर्क देने का मतलब है, नहीं नहीं छुट्टी क्या हो गया भाई सुनो। अच्छा, बोर्ड में देखना जरा दोस्त, थोड़ा सा हम बात करते हैं जनाब। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास डिस्काउंट नाम की एक चीज आती है। अच्छा, हमारे पास डिस्काउंट अकाउंटिंग में आपने पढ़े होंगे, कई टाइप के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है, फिर सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, ऐसा सही है ना? क्या चीज? बड़ा बड़ा अच्छा बंदे ने कहा, बल्क डिस्काउंट या क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होते हैं, ऐसा। कैश डिस्काउंट भी होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। वैसे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 2 मिनट सुन लेना, ठीक है। हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, पहले ये दिमाग में डाल दिया। आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता और फलाना होता है, ये होता है, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। डिस्काउंट किसी भी नाम पे हो, ये वो अमाउंट है जो आपको रिसीव नहीं है, ये मानते हो? आप मिसाल के तौर पर एक दुकान पे जाते हो, वहां एक लोटा लटक रहा है, आपने लोटा उठाया, उस पर लोटे पे लिखा था ये लोटा 15 रुपए का है। ये क्या लिखी हुई है? लिस्ट प्राइस। ये क्या लिखी हुई है? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है कितने की? 15 रुपए की। आपने कहा यार 10 रुपए लगाओ, उसने कहा नहीं नहीं 10 रुपए तो आया भी नहीं है। आपने कहा चलो फिर कितने लगाओगे, उसने कहा 13 रुपए। कितने? 13 रुपए। आपने कहा ठीक है यार दे दो ये लोटा। ये जो निगोशिएशन में डिस्काउंट मिला ना, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। वही जो आपने खड़े खड़े मांग लिया कि इतने नहीं इतने दे रहा हूँ, इतने इतने दे रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा जनाब? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट वो पोर्शन है सेल्स प्राइस का जो हमें रिकवर नहीं होगा, ऐसा। अब बताएं सर, मेरे पास दूसरे सारे डिस्काउंट्स को मैं अदर डिस्काउंट्स का नाम दे दूं? अकाउंटिंग में ट्रेड डिस्काउंट और अदर डिस्काउंट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कॉस्टिंग में इन दोनों चीजों में कोई फर्क। नाम डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, नाम अदर डिस्काउंट लिखा हो, आपने डिस्काउंट का वर्ड पकड़ना है और पहले ही उसको सेल्स प्राइस में से क्या कर देना है? हटा देना है कि ये वो अमाउंट है जो हमें रिकवर नहीं होगी, ऐसा है। अब बताएं सर, चाहे ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो, चाहे अदर डिस्काउंट लिखा हो, चाहे कैश डिस्काउंट लिखा हो, चाहे बल्क परचेज पे डिस्काउंट लिखा हो, कुछ भी डिस्काउंट लिखा हो, हमने उसका सिंपली इलाज क्या करना है? सेलिंग प्राइस में से हटा देना है। बताओ डिस्काउंट है क्या? सेल्स प्राइस का वो हिस्सा जो रिकवर नहीं होगा, ऐसा है। अब बताओ मैं रिकवर कितने होंगे?
अब मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को किससे कवर करूं, 13 रुपए से या 15 रुपए से? 13 रुपए से, ऐसा है। अच्छा जी, अब आओ जरा मुझे एक सवाल करके दो, डिस्काउंट और बेनिफिट्स में क्या फर्क है? अगर ये तुम लोगों को इंट्रो वगैरह की चीजों में कुछ याद आ रहा हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड बेनिफिट्स? डिस्काउंट हुआ है जो आपने छोड़ दिया, बेनिफिट्स हुआ है जो वो आपको दे ही नहीं रहा, ठीक है, उसने पकड़ लिया, ऐसा। बेनिफिट्स भी वो पैसा है जो कभी हमें रिकवर, डिस्काउंट भी वो पैसा है जो हमें रिकवर नहीं होगा। लेकिन सर हम अकाउंटिंग में दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये सेल्स प्राइस के वो हिस्से होते हैं जो रिकवर नहीं हो पाते, खत्म। बेड डेट में सामने वाला डिफॉल्ट करे और डिस्काउंट में हम उसको छोड़ दें, सही बात है, बिल्कुल सही कहा, वजह फरमाया आपने। अब आओ जरा दोस्त, ये सवाल अगर आप लोगों ने कर लिया ना तो मुझे इससे भी इस चीज की खुशी होगी कि आपको अंग्रेजी पढ़ के काम करना आता है। जी सर, इसमें तो फिक्स कॉस्ट ऊपर चढ़ाई हुई, आप अपने काम की चीजें निकाल लो, जहां भी चढ़ाई है उसको छोड़ दो, पक्का? यार चलो यार, वेरी गुड। कितने लोगों ने ये निकाल दिया है? देखो मैं फिर एक बात बता दूं, मैं जब कॉस्टिंग की क्लासेस लेता था ना, अल्लाह की कसम खा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये जहाँ बच्चा बैठा ना, यहाँ इस तरह बैठता रहा टीचर के सामने कोने में, ठीक है, और मुझे ये नहीं पता होता है कि कौन सा चैप्टर खत्म हुआ और कौन सा शुरू हुआ, ठीक है जी। मैं जब 2 हफ्ते क्लासे ली ना, तो उसके बाद लड़के को कहा यार ये अभी क्या प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा है? उसने कहा क्या हो गया भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू हो चुका है। मैंने कहा कब हुआ? उसने कहा खत्म होने वाला है। उसके बाद मैंने उठाई ये किताब कॉलिन ड्रूरी के नाम से। कौन सी किताब है? कॉलिन ड्रूरी। मैं आपको अभी सॉफ्ट कॉपी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो किताब इतनी कॉम्प्रीहेंसिव बुक है कि अगर कोई बंदा उसको पढ़ना शुरू करे ना, आपको ऐसे फील होगा कि आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो इतनी जबरदस्त बुक है। तो मैंने पूरी कॉस्टिंग उससे पढ़ी है। अगर आप लोग किताब से पढ़ने के आदी होते, आप यकीन करें मैं इस वक्त जॉब कर रहा होता, क्योंकि को पढ़ना ही नहीं आता। लेकिन मसला ये हमारी कौम किताब के पढ़ने की आदी नहीं है। किताब मैं आपको फिर भी दूंगा ताकि आप पढ़ने कुछ ना कुछ चीजें जहां समझ में ना आ रही हो, आप किताब खोल के उसमें से देख लिया करें, बहुत अच्छी किताब है। अच्छा जी, कॉलिन ड्रूरी, COLLINDRURY, ठीक है जी। किसी को सॉफ्ट कॉपी खुद डाउनलोड करनी है तो pdfdrive.net से डाउनलोड कर सकता है। हाँ, 6th एडिशन इसका सबसे अच्छा एडिशन है। अब इसके अब तक 10 एडिशन आ चुके। चलो जी, आओ जरा मैं इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे बताओ मेरे पास एक यूनिट की लिस्ट प्राइस कितनी है? 45। हमें ये पूरे 45 मिलेंगे? नहीं, हमें क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट। सर कौन से वाला डिस्काउंट यहां से माइनस करना है, ट्रेड वाला या? सर दोनों डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट गिवन। कितना जी? 10% कितना होता है? कितने रुपए का नेट सेलिंग प्राइस बच गई? अब बताओ बेटा, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कितना है? मटेरियल 12 का, लेबर कितने की है? 10 की। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड के बारे में लिखा है 80% ऑफ लेबर। ये घुमा भी सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपने 10 रुपए का 80% निकाल लेना है। 8। अब सर एक बच्चा पूछेगा 8 कहां से आया? 10 इंटू 10 कहां से आया? ये 10 कहां से आया? ठीक है, अब बताएं सर मेरे पास सीएम कितना आ रहा है? 10 पॉइंट। अब बताएं सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है टोटल? 359 डिवाइडेड बाय 10.5 कितना? 34251 एग्जैक्ट, राउंडेड ऑफ। जाने दो, मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ, आगे बढ़ जाओ, पक्का कर लोगे? अच्छा, अब पता होगा क्या, थोड़े टाइम बाद एक बच्चा किताब खरीदेगा और किताब में इसका सॉल्यूशन ऐसे आ रहा होगा, नीचे देख रहे हो, 45 में से क्या माइनस हुआ है? 5, ठीक है जी, और बचा 41। 12 10 8 माइनस करने के बाद क्या बचा? 11, ठीक है जी। लेकिन नीचे ये 11 से क्या हो गया? 10.5
अब मुझे मैसेज करेगा किताब में गलती है। भाई एक्सेल ने इसको राउंडेड ऑफ दिखाया है खाली, ठीक है जी। ऐसे किताब में आपको कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, घबराना नहीं, आप अपने हिसाब से चलते जाएं। राउंडिंग ऑफ के फर्क की वजह से सवालों में घबराने की जरूरत नहीं है। पक्का जी, एक स्टेप आगे जाए हम दोस्त। नहीं, एक सवाल हम और करेंगे फिर हम ऑफ करेंगे, ठीक है जी। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक आने में सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। कितने लोगों ने ये खुद से सही कर लिया था? अच्छा चलो, झूठ बोलने वाला वैसे अल्लाह की उस पर जंबो जंबो लाना था। चलो अब थोड़ा सा ना टेक्निकली मुश्किल सवाल, छोटे छोटे जो है वो पंचायतें में डालता जाऊंगा सवाल में। आओ मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम ब्रेक इवन आया है तकरीबन 10 मार्क्स का, इससे पिछली अटेम्प्ट में है 15 मार्क्स का, इससे पिछले अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का, पिछली अटेम्प्ट्स में 23 मार्क्स के सवाल भी आए। लेकिन अब 23 मार्क्स वाला सिनेरियो नहीं, अब मैक्सिमम सवाल आएगा ब्रेक इवन से तो 15 से 18 मार्क्स का। आपको क्या लगता है कि जो सवाल लास्ट टाइम आया था इसी तरह की एक इलस्ट्रेशन है जो हमने क्लास में की थी, वोट के आगे, ठीक है जी। और मुझे अफसोस हो रहा था, मैंने इतना लंबा चौड़ा चैप्टर पढ़ाया, 70 सवाल कराए, 22 क्लासेस ली ब्रेक इवन में, उससे पूछा गया, ठीक है जी। अभी मैं आपको 2 क्लासेस बाद वो सवाल करा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सर ये कितने सालों का डाटा है? 2016 में 40 रुपए की सेलिंग प्राइस है और 2017 में वो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस को 10% बढ़ा दो। अच्छा, ये बढ़ाने तो आता है ना 10% चीजों को। सर कैसे बढ़ाते हैं? सर 40 रुपए इंटू 1 प्लस 10% कितना? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में वो कह रहे हैं कि 2016 में 24 रुपए और 17 में 5% बढ़ जाएगा। फिक्स कॉस्ट एक जगह 4 लाख है, एक जगह 5,22,640 है। एक्सपेक्टेड सेल्स 35,000 है और दूसरी जगह 32,500 है। वो कह रहे दोनों सालों का क्या निकाल के दो, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। शाबाश। लास्ट क्वेश्चन में पीएनएल बनाते तो हम नेट सेलिंग प्राइस से बनाते, कोई टेंशन। वेरिएबल कॉस्ट में डिस्काउंट को ऐड कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर उसको सेल्स से नेट कर दिया करो। 17 बोर्ड में देखना, इसको मैं करवा रहा हूं। बताओ सबसे पहले मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है? 40 और इधर इधर 44 ऐसे आया कि 40 इंटू 1.1, ऐसा 1.1 क्यों? 1 प्लस 10%, ऐसा। वेरिएबल कॉस्ट 24, फिर 24 इंटू 1 पॉइंट कितना? 25.2। चलो जी, वेरी गुड सर। सीएम 16 और 18.8। अब बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 कितना? ब्रेक इवन आ रहा है 25,000 यूनिट्स। सर दूसरा 522,640 डिवाइडेड बाय 18.8 कितना? 27,800। ये आ गया ब्रेक इवन यूनिट्स, ऐसा। अब मेरा आपसे बड़ा बेसिक सा सवाल है, एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी है? इधर 35,000 है और इधर सर मेरे पास ब्रेक इवन सेल्स कितनी कितनी है? 25,000 और सर मेरे पास क्या बच रहा है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 और 4,700। ये तो आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसने क्या प्रॉफिट मांगा था? नहीं। अब आप प्रॉफिट निकालना चाहो तो इट वुड बी एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, निकाल लो। कितना जी? इसको मल्टीप्लाई करूं किससे? 16 से। तो बताओ मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करूं 18.3, ऐसा ऐसा है मेरे बच्चों। अच्छा जी, चलो जी, वेरी गुड। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था?
चलो गुड है भाई, इसका मतलब है दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो अब तुम लोग का चलने लग गया है। समरी सर, मुझे बताएं सर, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है सर? जब आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन से कवर कर लेते हो। ऐसा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है सर? सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दो, ऐसा। फिर सर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आता है सर? सर मेरी एक्सपेक्टेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, इससे क्या आ जाता है? मार्जिन ऑफ। और मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दूं किससे? सीएम पर यूनिट से, तो मेरे पास क्या आ जाता है? आज हमने ये 3 फंक्शन अपनी क्लास में कवर किए, ऐसा। बेटा किसी को कोई मसला तो पूछ ले। डन, डस्टेड। तो ये ऊपर ये वाला कर लो जी, मैं आराम से दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन भी दिखा दूं जी मेरे बच्चों? जी बेटा, यूनिट्स यूनिट्स यूनिट्स, ठीक है जी। क्या चीज? ये सब वो बच्ची कॉपी कर ले, तुम पीछे कर लिया बेटा तुमने? सर सारी कॉस्टिंग ऐसे ही है या स्टार्ट में ऐसा है? स्टार्ट में मुश्किल है, अभी ये थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। अगली 15 क्लासेस में मतलब थोड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन उसके बाद सिचुएशन फिर ईज आउट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये आपको जो मैंने चीजें पढ़ाई, आप सबसे पहले जाके थैंक यू बोलो उन टीचर्स को जिन्होंने तुम्हें यहाँ तक पढ़ा के भेजा है, तुम्हें ये चीजें समझ आ रही है। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बाखुदा कानों को हाथ लगा के तौबा किया था, मैंने कहा या अल्लाह मैं आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा, ठीक है ना। आप यकीन करो, मैं 1.1 लिखता था मल्टीप्लाई करने के लिए, कहता था 0.1 कहां से आया? उनको जवाब दो बेटा, किसी चीज को 10% बढ़ाना तो कहते 10% लिखो ना, 0.1 क्यों लिख रहे हो? ठीक है जी। लिटरली मैं आपको बताऊं, जिन लोगों से आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, मेरी तरफ से उन तमाम उस्तादों को अल्लाह ताला बहुत बहुत इज्जत दे और हलाल रिस्क जो है वाफिर मिकदार में दे। और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने आपको यहाँ तक भेजा है। मुझे यकीन करो, खुशी हुई कि यार बच्चे इस दफा थोड़े से अच्छे आए, जरा पढ़ाने में मजा आएगा और जरा डिटेल में जा सकेंगे। बाकी माशाल्लाह क्विज होगा बेटा आज, बिल्कुल क्विज होगा, आपको 6:30-7 बजे तक क्विज मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के क्विज में 8 से 10 MCQs होंगे, ठीक है जी। थैंक यू। मैं भी भेज